लगता है कि मुंबई में अपराधियों के दिलों से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। सबसे पहले आपको वो खबर दिखाते हैं, टीवी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, किस तरह से मुंबई में खुलेआम बिक रहा है मौत का सामान। मुंबई में खुलेआम बिक रहे हैं जानलेवा हथियार। सरकारी फरमान को ठेंगा दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के दम पर बेचा जा रहा है मौत का सामान। जेब में आपके वो अगर 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख, आपको आसानी से मिल जाएगी मुंह मांगी विदेशी हथियार। जी हां, मुंबई में खुलेआम बिक रहे हैं हथियार, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार, जिन्हें पाने के लिए सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं। वही हथियार आपको मिनटों में मिल सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है। टीवी 9 बेनकाब कर रहा है एक ऐसे ही मौत के सामान के सौदागर को, जिसने मुंबई ही नहीं देश के कई नामी गिरामी लोगों को कानून का ठेंगा दिखाकर विदेशी हथियार बेचा है। मैंने उसको बताया कि मुझे ये वेपन आप मुझे दे दो, मुझे मेरा जो डायरेक्टर है उनको दिखाना पड़ेगा और मैं आपको 10 लाख रुपए दिला दूंगा उनसे। उनको वेपन चाहिए, वो एक बार भी आएगा नहीं आपके ऑफिस में और वो आपको खाली सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट देने के बाद उसका बस डॉक्यूमेंट ले लो, फोटोग्राफ ले लो और आपके कमिश्नर ऑफिस में आप एक बार भी नहीं आएगा। तो ये पूरा चीज़ के अंदर मुझे एक चीज़ का डाउट आया कि एक तो ये वेपन सब जर्मन US मेक के वेपन है, एक मुंबई सिटी में आता है कैसा है। इन पिस्टलों को गौर से देख ले, पहचाना आपने? इनमें एक है 9mm पिस्टल तो दूसरी है सिक्सर। ये बिल्कुल ही असली है। यही नहीं, इनके साथ दिख रही मैगजीन भी असली है, यानी एक गोली और सामने वाले का काम तमाम। इन दोनों विदेशी पिस्टलों को 8 लाख रुपए देकर इन लोगों ने खरीदा है। एक के लिए 5 लाख तो दूसरे के लिए 3 लाख। सुनिए किस तरह से इन लोगों को ये हथियार आसानी से बिना भाग दौड़ के मिल गए। इसके लिए इन्हें असली डॉक्यूमेंट देने पड़े, लेकिन बदले में इन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी साइन वाले सर्टिफिकेट के दम पर पुलिस का जो लेटर सर्टिफिकेट है ये फर्जी है। ये जो पुलिस का जो सिक्का मारता है, ये सब चीज़ कहाँ कैसा होता है पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर? कौन से ऐसे अधिकारी उसमें मिला हुआ है? और इसके अंदर जो उसके राजकीय लोग भी इसमें, मंत्रालय के कुछ लोग इससे जुड़ा हुआ है। ये सब लोग का पूरा रैकेट है, ये अकेला नहीं चला रहा है। अभी भी उसको अंदर डर नहीं है। वो सही सुना आपने, बड़ी आसानी से इन्हें मौत का सामान दे दिया गया। यही नहीं, इन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया वो भी बिल्कुल नकली, यानी इसका कारोबार करने वाले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के नकली दस्तखत वाला सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे कानून का उसे कोई खौफ नहीं है और नहीं उसे सलाखों के पीछे जाने का कोई डर। मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या के लिए जो वेपन यूज किया गया था वो देहरादून से लाया गया था। ऐसे ही मुंबई में एक सामाजिक संस्था है जो अन्याय निवारण सेवा समिति के पास इंपोर्टेड रिवॉल्वर बेचा जा रहा है। उसकी कीमत 3 लाख से लेकर 5 लाख से 10 लाख तक बताई जा रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई में आम आदमी सेफ नहीं है। अभी देखना है कि मुंबई पुलिस इस सामाजिक संस्था पर क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ राजू परोलेकर, टीवी 9। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कृष्णन। उनके पास वो हथियार भी हैं जो उन्होंने खरीदे हैं, जो कि मुंबई में खुलेआम बेचे जा रहे थे। मोहन जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। सबसे पहले चाहेंगे आप वो हथियार दिखाएं और बताएं कि इनमें से एक एक की कीमत कितनी है। हेलो जी मोहन जी, चाहेंगे कि आप वो हथियार दिखाएं और बताएं कि इनकी कीमत कितनी है। इसमें एक हथियार है 3.5 लाख रुपया कैश लेके लिया है जी। एक कन्नन अय्यर करके व्यक्ति है जो मेरे संस्था से जुड़ा हुआ है और उन्होंने ये 3.5 लाख में खरीदा है कुछ 5-6 महीने पहले। और दूसरा एक हथियार एक सिद्दीकी करके एक मालवनी का एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये 2,30,000 रुपये कैश में और एक लैपटॉप गिफ्ट के तौर पे दिया, तब उसको ये हथियार मिला है। और तीसरा हथियार जो राजा भाऊ सेठ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका हथियार उसने लाइसेंस के साथ मुझे दे दिया। मैं ऐसा बताया कि मेरा जो बॉस है डायरेक्टर, उनको ये हथियार दिखाना है और उसके बाद वो 10 लाख रुपए देके ऑल इंडिया कमेटी में पद भी लेना चाहते हैं और उनको भी हथियार चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा ही हथियार लेके जाओ और उनका ही लाइसेंस मुझे सरेंडर कर दिया उन्होंने। जी मोहन जी, लेकिन ये सब हथियार आपको मिल गया, बड़ी आसानी से मिल गया, क्या कुछ करना पड़ा इन हथियारों को लेने के लिए आपको? उनके ऑफिस में जब जाता है ना, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से रहता है कि वो जो लोग आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन से उनसे संपर्क रखता है
और मतलब जो सेल्फ सफिशिएंट है और जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटस है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के कुछ लोग लाते हैं, कुछ उनके पास खुद करके आते हैं और ऐसे लोगों को ऑफिस में बुला के वो कन्विंस करता है। उसका एक पर्टिकुलर कैसेट जैसा उसका एक डायलॉग रहता है जो वो हर एक व्यक्ति के साथ उसी तरह से तो पेश आता है जी। और कन्विंस करने के बाद फिर वो फाइनेंशियल बात पे आ जाता है, जहाँ पर वो मुंबई पद के लिए वो 3.5 लाख रुपया विथ रिवॉल्वर, महाराष्ट्र पद के लिए 5.5 लाख रुपया विथ रिवॉल्वर एंड ऑल इंडिया कमेटी के लिए 10 लाख रुपया। जी मोहन जी, क्या इस व्यक्ति ने आपसे कोई पूछताछ की? हथियार देने के एवज में क्या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास से लिए और साथ ही अपने बारे में क्या कोई बात कही इस व्यक्ति ने? मेरे पास से उन्होंने एक ड्राइविंग लाइसेंस का मेरा जेरोक्स लिया है, मेरा पैन कार्ड लिया है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेरा जो टेलीफोन बिल है ये सब लिया उन्होंने और जेरोक्स मैंने कॉपी दिया और मेरे 8 फोटोग्राफ लिया है उन्होंने और मैं 50,000 रुपया मैंने उनको कैश दिया है और 5 लाख रुपए का मैंने 10 तारीख का चेक दिया उनको, 5 लाख रुपया। जी जी बिल्कुल, जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपके जो पूरे दस्तावेज हैं वो असली दस्तावेज उनके पास है, लेकिन जो वहां से आपको सर्टिफिकेट मिला वो नकली है। क्या लगता है आपको कि असल में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती इस तरह के हथियार को लेने के लिए? मैं बैक इन 1998 मेरे लिए उस टाइम का उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर थे गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने मेरे लिए एक पर्सनल लेटर लिखा था आर डी त्यागी को। क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था इसको एक सामाजिक कार्य का सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है और ये इनको जान का खतरा है और पर्सनल इसके अंदर लक्ष्य देके इनको प्रोटेक्शन दो करके। तो वो जो लेटर के आधार पे मैंने कमिश्नर को पुटअप किया था, मैंने मेरा प्रपोजल, उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेटर भी आया था कि आप एक ए फॉर्म भरो और ए फॉर्म भर के आपका जो परवाना मिल जाएगा। वो 98 से जो फॉर्म मैंने सबमिट किया है वो 98 से ना मुझे रिजेक्ट हुआ है फॉर्म ना मुझे एक्सेप्ट हुआ है। तो ये स्थिति रहती है, गवर्नमेंट एजेंसीज में सब चीज़ पुश करना पड़ता है और ये मेरे पास इसका एविडेंस भी है कि मैं सामाजिक कार्य में हूँ, इतने साल से हूँ और मैंने कोशिश भी किया था और ये मुझे मिला नहीं है। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू अब तक ये हथियार इनको नहीं मिल पाया और यहाँ पर खुलेआम फर्जी तरीके से जब यहाँ पर हथियार बेचे जा रहे थे तो इन्होंने असली डॉक्यूमेंट्स दिए और हथियार इन्हें दिया गया। आपको बता दें, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर मौत का जो सामान है खुलेआम बिक रहा है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि मौत के सामान के कारोबारी मुंबई कमिश्नर की फर्जी दस्तखत तक बना ले रहे हैं और अवैध तरीके से 3 से 10 लाख में विदेशी पिस्टल बेच रहे हैं। जी अब हम बेनकाब करने जा रहे हैं एक ऐसे कारोबारी का चेहरा जो खुद की राजनीतिक पकड़ बताकर कैमरे के सामने ही बेच रहा है खतरनाक हथियार। अब तक इसने इस तरह के कई लोगों को हथियार बेच डाले। अब आपको मिलवाते हैं मौत के सामान के सौदागर से, जो बड़ी आसानी से लोगों को मौत का सामान दे रहा है। इस सौदागर का नाम है राजू सुदाम सेठ, जो कि मुलुंड में चलाता तो है अन्याय निवारण निर्मूलन समिति नाम से एनजीओ, लेकिन इस एनजीओ की आड़ में ये करता है हथियारों का अवैध कारोबार। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। देखिए किस तरह से अपने हाथों और गले में बेशकीमती गहने पहने राजू सुदाम अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठा है और इसके पीछे दीवारों पर लटकी है महाराष्ट्र सरकार के नाम से कई फर्जी सर्टिफिकेट और सम्मान पत्र, जो लोगों को गुमराह करने और अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने के लिए इसने दीवारों पर लगा रखे हैं। मैंने पुलिस को दिया है, मैंने इधर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई सबको मैंने जांच के लिए सेपरेटली भेजा है। और इधर एक चीज़ है कि इसमें मेन जो वेपन है, अभी समझो इसका वेपन का कॉस्टिंग 1 लाख रुपया है, तो 2 लाख तो उसका ड्यूटी 200% ड्यूटी लगता है उसको, तो ये ड्यूटी टैक्स एवेशन होगा, ड्यूटी नहीं भरता होगा, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है।
अब देखिए किस तरह से विदेशी पिस्टल लेने के लिए इसके पास मोहन कृष्णन बैठे हैं। असल में मोहन इससे 5 लाख की पिस्टल लेने पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से राजू के सामने वो पिस्टल भी पड़ी हुई है जिसका सौदा होना है। राजू बड़े आराम से इन्हें पैसों के बदले पिस्टल तो देता है, लेकिन साथ में जो सर्टिफिकेट देता है वो सब नकली है। यहाँ तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के दस्तखत भी नकली हैं। इसे या तो इस बात का इल्म नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, या फिर इसे इसकी परवाह तक नहीं है। हद तो ये हो गई कि बेधड़क हथियारों का कारोबार कर रहे राजू ने खुद के नाम से भी जो लाइसेंस बनाया है वो भी नकली है। इस पर कमिश्नर की साइन नकली है, यानी राजू दूसरे तो दूसरे अपने लिए भी कमिश्नर की फर्जी साइन का इस्तेमाल कर रहा है। TV9 ने इस बाबत राजू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कार्यालय बंद पड़ा मिला। मुलुंड के LBS रोड पे बना अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिति का ये दफ्तर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि एक NGO है और समाज के जो लोग पीड़ित होते हैं, जिनकी कोई मदद की अपेक्षा होती है, वहाँ पे अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको मदद मिल सकती है। मगर इस अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिति की आड़ में, इस बैनर की आड़ में यहाँ पे कोई तो एक अलग ही बिजनेस चलता था। राजू ने अब तक इस तरह से 30 लोगों को पिस्टल के साथ फर्जी लाइसेंस दिए हैं, यानी इसमें अपराधी भी शामिल हो सकते हैं। यही नहीं हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के गुर्गे भी इसमें शामिल हों, जो राजू के इस तरह से लिए गए हथियारों के दम पर गुनाह कर रहे हों और मुंबई पुलिस को खबर तक न हो। राजू परुलेकर के साथ तुषार शेटे, क्राइम वॉच TV9। मोहन कृष्णन हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, जाहिर है कि एक अहम बात अभी हमने आप ही के मुंह से सुनी है। यहाँ पर जाहिर है कि इस तरह के जो हथियार मिल रहे हैं, आपको मिले हैं, बाकी लोगों को मिले हैं, किसी को भी मिल सकते हैं। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि आपने सारी एजेंसियों को इत्तला दी है, उसके बावजूद भी एक्शन क्या हुआ है या फिर नहीं हुआ है अब तक कोई एक्शन? बात यह है कि मैं अभी ये सब इंफॉर्मेशन 28 तारीख को मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारी जो मुंबई पुलिस में है उनको सबको मैंने इन्फॉर्मेशन किया। यहाँ के जो मंत्रालय में बैठे मिनिस्टर्स, जो मुख्यमंत्री से लेके बाकी के सब मंत्री को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है और ये सब इन्फॉर्मेशन उनके टेबल पे गया है। उसके बावजूद वहाँ से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा है और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मेरे पास कोई पुलिस ऑफिसर भी इसके बारे में कोई मतलब मुझे कोई रिवर्स नहीं, मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या कार्रवाई हो रहा है। बिल्कुल मोहन जी, कितना बड़ा ये नेक्सस है, क्योंकि एक तो ये जो सारे हथियार हैं विदेशी हैं, इंपोर्ट होकर के देश में आ रहे हैं, वहां कोई रोक टोक नहीं। दूसरा, यहाँ पर मुंबई में खुलेआम बिक रहे हैं। क्या आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? जी मोहन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहन जी, क्या आप तो मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कि मोहन जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। लेकिन स्वाति, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के इम्पोर्टेड यहाँ पर वेपन्स आ रहे हैं और इस तरह के वेपन्स किसी के भी हाथ पड़ सकते हैं। वो आतंकवादियों के हाथ पड़ सकते हैं, वो किसी के भी हाथ पड़ सकते हैं और ऐसे में अगर इत्तला की गई है एजेंसियों को, तो एजेंसियों को यहाँ पर आगे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि अब जब इन्होंने सभी जगह शिकायत दर्ज करा दी है, उसके बाद भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का फर्जी दस्तखत करके ये लाइसेंस यहाँ हथियार खरीदने आने वाले लोगों को दिया जाता है और सभी जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे पैसे कैश में लिए जाते हैं। मोहन कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमें बता रहे थे किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने हथियार खरीदा जो कि खुलेआम मुंबई में बेचा जा रहा है। बिल्कुल, और इस तरह के हथियार ये काफ़ी घातक हथियार हैं, ये फॉरेन मेड हथियार हैं और आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जितने भी वो यहाँ पर नाम गिना रहे हैं जिनने ये हथियार ख़रीदे हैं, वो पूरे जो असली यहाँ पर दस्तावेज़ है वो देकर ख़रीदे हैं, लेकिन जो लाइसेंस इन्हें मिला है, जो सर्टिफिकेट इन्हें मिला है इन हथियारों का, वो नकली है। उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर के जो दस्तखत हैं वो नकली बताए जा रहे हैं। तो आखिर इतना बड़ा गोरखधंधा अगर यहाँ पर चला, एक शख्स जो कि खुलेआम एक बड़ा सा ऑफिस खोलकर यहाँ पर बैठा है, हालांकि वो एक समिति के नाम पर इस ऑफिस उसने खोला है, लेकिन वो खुलेआम यहाँ पर बैठता है। उसने कई तरह के दस्तावेज, कई तरह के सर्टिफिकेट अपने पास रखे हुए हैं ये जताने के लिए कि वो एक रसूखदार आदमी है, लेकिन
एजेंसियों को, जो कि सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, जो कि जिम्मेदार एजेंसियां, उनको इत्तला होने के बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं लेती, समझा जा सकता है कि किस तरह की और कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है और ये खबर दिखाकर कहीं ना कहीं हम मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये बताना चाहेंगे कि उनकी नाक के नीचे किस तरह से खुलेआम मुंबई में विदेशी हथियार बेचे जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबर लाइव में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हथियार खरीदना हो तो अब आपको पुलिस और सरकार के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं है और ना ही तमाम तरह की जांच की झंझटों से होकर गुजरना होगा। चौंकी मत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई में खुलेआम बिक रहा है मौत का सामान। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, मुंबई में खुलेआम बिक रहे हैं हथियार। एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार, जो चाहिए ले लो। कुछ ही मिनटों में मिल जाएंगे मनचाहे हथियार। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। मुंबई में मौत के सौदागर मुंबई पुलिस की आंखों में धूल झोंककर विदेशी हथियार बेच रहे हैं। जरा गौर से देखिए इन पिस्टलों को। इनमें से एक है 9mm पिस्टल, दूसरी है सिक्सर। ये सारे हथियार असली हैं, मैगजीन भी असली है, यानी एक गोली और सामने वाले का काम तमाम। इन दोनों विदेशी पिस्टलों को 8 लाख रुपए देकर इन लोगों ने खरीदा है। फायरिंग सेम है, आवाज सेम है, सब सेम है। ये बिल्डर को मतलब इसने किसी को 3 लाख रुपए दिए थे लाइसेंस के लिए, तो पैसे भी खा लिया। ऑफिसर है एसीपी, नाम नहीं ले सकते, मिला भी नहीं। लास्ट में उसने एसीपी ने बताया मेरा पैसा नहीं मिला, भाई को मिला, तो अपने पदाधिकारी ने उसको देखा है एसीपी को मीटिंग में देने के लिए। 9mm पिस्टल की कीमत 5 लाख और सिक्सर पिस्टल की कीमत 3 लाख है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इन लोगों ने हथियार खरीदने के लिए अपने असली कागजात दिए हैं, लेकिन बदले में उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी साइन के दम पर हथियार मुहैया करा दिए हैं। इन हथियारों का धंधा मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी साइन के बलबूते पर चलाए जा रहे हैं। आप खुद सुनिए। अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिति ऐसा नाम का संस्था है। उसमें वो क्या बोल रहा है कि हमारे साथ में जो जुड़ेंगे तो आपको जान का खतरा होएगा, इसलिए आपको हम लोग वेपन दे रहे हैं, आपका डिफेंस के लिए है। और वो वेपन जो है इम्पोर्टेड है और उसके अंदर लाइसेंस वगैरह सब आपको मिल जाएगा। उसके लिए उसने स्लॉट रखा है अमाउंट का। बॉम्बे कमेटी में वो 3.5 लाख रुपए ले रहा है, महाराष्ट्र में 5.5 लाख रुपया और ऑल इंडिया का कमेटी के लिए उसको 10 लाख रुपया। और उसके ऊपर अगर ये सर्टिफिकेट जो इशू करता है, पुलिस कमिश्नर का सिंबल है, वो पुलिस का अशोक चक्र लगा है, पुलिस कमिश्नर का बाकायदा साइन है, वो अगर ये सब फौज है तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है फॉर्जरी का। तो सुना आपने, कितनी आसानी से मौत का सामान मुंबई में बेचा जा रहा है। हथियार का कारोबार कर रहे ये लोग इतने बेखौफ हैं कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं। शायद यही वजह है कि मौत के सौदागर मुंबई पुलिस कमिश्नर के नकली दस्तखत वाला सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और असली हथियार भी। सर्वेश तिवारी, P7 न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी दस्तखत का इस्तेमाल कर माया नगरी में हथियार बेचने का अवैध धंधा। लेकिन अब हम बेनकाब करने जा रहे हैं मौत के सौदागर का चेहरा, जिसने अब तक कई लोगों को अवैध तरीके से हथियार बेचे। अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिति के आड़ में हथियारों का धंधा, फर्जी सर्टिफिकेटों के नाम पर हथियारों का धंधा, एनजीओ के नाम पर हथियारों का धंधा, और इस धंधे का सौदागर है राजू सुदाम सेठ। अब खाओ ये शहर बड़ा, अपनी जेब में पड़ा, खुला राज है बस क्या, अंडरग्राउंड हर चीज का यहाँ बंदोबस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त
मस्त है। जरा गौर से देखिए इस मौत के सौदागर को। ये सौदागर मुलुंड इलाके में एक एनजीओ के आड़ में अवैध हथियारों का कारोबार करता है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। फायरिंग सेम है, आवाज सेम है, सब सेम है। ये बिल्डर को मतलब इसने किसी को 3 लाख रुपए दिए थे लाइसेंस के लिए, वो पैसे भी खा गया। ऑफिसर है एसीपी है, नाम नहीं ले सकते, मिला भी नहीं। लास्ट में उसने एसीपी ने बताया मेरा पैसा नहीं दिया, भाई को मिला। तो अपने पदाधिकारी ने उसको देखा एसीपी को मीटिंग में जगह के लिए। देखिए किस तरह से विदेशी पिस्टल लेने के लिए और राजू का पर्दाफाश करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कृष्णन राजू के पास बैठे हैं। असल में मोहन इससे 5 लाख की पिस्टल लेने पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से राजू के सामने वो पिस्टल भी पड़ी हुई है जिसका सौदा होना है। राजू बड़े आराम से इन्हें पैसों के बदले पिस्टल तो देता ही है, साथ में जो सर्टिफिकेट भी देता है वो सब नकली है। यहाँ तक मुंबई पुलिस कमिश्नर के दस्तखत भी नकली हैं। इसे या तो इस बात की इल्म नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रहा है या फिर उसे कानून का खौफ नहीं। अभी उसने 30 जन को दिया है, 30 जन को वेपन दिया है और उनसे 3.5 लाख, 5.5 लाख और 10 लाख के हिसाब से उसने कैश पैसा लिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और मैंने सीबीआई को भी मैंने ये मैटर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो का निकेत कौशिक है डीजी, उनको भी मैंने मैटर दिया है। बारीकी से मुझे जांच चाहिए, हर चीज़ का मुझे मालूमात चाहिए। मैं आरटीआई भी मांगा हूँ, उसमें मुझे सब जो भी सवाल किया है पुलिस कमिश्नर से, मुझे उसका पूरा मालूमात चाहिए। हद तो ये हो गई कि बेधड़क हथियारों के कारोबार कर रहे राजू ने खुद के नाम से भी जो लाइसेंस बनाया है वो भी नकली है। इस पर कमिश्नर की साइन भी नकली है। यानी दूसरे तो दूसरे, राजू भी अपने लिए कमिश्नर की फर्जी साइन का इस्तेमाल कर रहा है। राजू ने अब तक इस तरह के करीब 30 लोगों को पिस्टल के साथ फर्जी लाइसेंस दिए हैं। यानी इसमें अपराधी भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के गुर्गे भी इसमें शामिल हों, जो राजू की तरह हथियारों के दम पर गुनाह कर रहे हों और मुंबई पुलिस को खबर तक ना हो। सर्वेश तिवारी, P7 न्यूज, मुंबई। तो इस खबर पर मेरे सहयोगी सर्वेश तिवारी जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या ये बेखौफ ये धंधा जारी है, खुलेआम ये जारी है? पुलिस को इस बात की खबर है क्या कोई भी आम इंसान इन तक पहुंच सकता है और हथियार और लाइसेंस ले सकता है? जी बिल्कुल सोहेल जी, जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी पूरी कहानी है, आपको मैं उसका एक विजिटिंग कार्ड दिखाना चाहूंगा। ये राजा भाऊ शेठ का विजिटिंग कार्ड है। आप देख सकते हैं कि अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिति ऑल इंडिया का ये प्रेसिडेंट बताता है अपने आप को। इसके अलावा इस विजिटिंग कार्ड पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अलग अलग संस्थाएं हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस नेशनल जो शरद पवार की पार्टी है, उसका ये महाराष्ट्र राज्य का वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आदमी पिछले 1 साल से अपने इस एनजीओ को चला रहा था और लोगों को लालच दे रहा था कि आप अगर हमारे एनजीओ के सदस्य बनते हैं तो आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको लाइसेंस वाला रिवॉल्वर मिल जाएगा, वो भी विदेशी, जर्मन मेड। तो कहीं ना कहीं ये अब तक 30 लोगों को बेच चुका है और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा ये इसका खुद का बयान है कि इसके जो मेंबर हैं वो सदस्य जुड़ चुके हैं इसकी समिति से। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। जी सोहेल जी। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए ईश्वर जहां केस में एसआईटी की जांच हुई तेज। नमस्कार, सहारा प्रणाम। अपराध की दुनिया की खबरों के साथ मैं अशरफ करीम हाजिर हूं और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों पर नजर डालें, एक नजर डालते हैं आज की सुर्ख। आइए अब नजर डालते हैं अपराध जगत की खबरों पर। मुंबई में जरूरत का हर सामान मौजूद है, बस जेब हल्का कीजिए। वो सामान भी आपके पास होगा जिसे रखने के लिए सरकार ने लाइसेंस का कायदा बना रखा है। जी हां, मुंबई पुलिस आयुक्त के जाली दस्तखत से आप मनचाहे हथियार खरीद सकते हैं। मुंबई में खुलेआम बिक रहे हैं हथियार, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार, जिन्हें पाने के लिए सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं। वही हथियार आपको मिनटों में मिल सकते हैं।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है। समय मुंबई बेनकाब कर रहा है एक ऐसे मौत के सामान के सौदागर को, जिसने मुंबई ही नहीं देश के कई नामी गिरामी लोगों को कानून को ठेंगा दिखाकर विदेशी हथियारों को बेचा है। ये जो लोगों को साथ में ठग कर रहा है, जो लोग इसमें व्यापार, अभी मुझे पता है कि जून जुलाई के अंदर ही उसने कम से कम 30 वेपन बांट चुका है और किसी से 5.5 लाख रुपए लिया है, किसी से 3.5 लाख रुपए लिया है। और ये सब बोलती, एक रीज़न ये होता है कि मेरा संस्था में आप जुड़ा है तो आप सामाजिक कार्य करते समय ए और बी के बीच में आप आते हैं, ए को गुस्सा आ जाएगा, अगर बी का मदद किया तो ए को गुस्सा आएगा, अगर वो आप पे जहाँ हमला किया तो आपके पास ये वेपन है। और हमारे संस्था से के अंदर बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और इन मेरा स्टिंग के अंदर उसने ये बताया कि भाई ठाकुर जो विरार के है वो मेरे संस्था का सलाहकार है और DK राव का भाई जो सुदामा है वो मेरे संस्था से जुड़ा हुआ है, सुदामा को हमने वेपन भी दिया है। तो अभी ऐसे लोगों को वेपन देते हैं तो उसमें क्या क्या होने वाला है। मुंबई सिटी का आज के तारीख में जो क्राइम हो रहा है, ऐसे लोगों को यूज़ करके वो क्राइम कर रहा है। इस पिस्तौल को गौर से देखें, पहचाना आपने? इनमें से एक है 9mm पिस्टल तो दूसरी है सिक्सर। ये बिल्कुल ही असली है। इतना ही नहीं, इनके साथ दिख रही मैगजीन भी असली है, यानी एक गोली और सामने वाले का काम तमाम। इन दोनों विदेशी पिस्टल को 8 लाख रुपए देकर इन लोगों ने खरीदा है। एक के लिए 5 लाख और दूसरे के लिए 3 लाख। जरा सुनिए किस तरह से इन लोगों ने ये हथियार आसानी से और बिना भागदौड़ के हथियार लिए। इन्हें हासिल करने के लिए इन्हें असली डॉक्यूमेंट देने पड़े, लेकिन बदले में इन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी साइन के दम पर ये हथियार मुहैया करा दिए गए। तो ये पूरा चीज़ के अंदर मुझे एक चीज़ का डाउट आया कि एक तो ये वेपन सब जर्मन US मेक के वेपन है, एक मुंबई सिटी में आता है कैसा है, ये एक सवाल है। दूसरा चीज़, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो लेटर सर्टिफिकेट है ये फर्जी है। ये जो पुलिस का जो सिक्का मारता है, ये सब चीज़ कहाँ कैसा होता है पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर, कौन से ऐसे अधिकारी उसमें मिला हुआ है। और इसके अंदर जो उसके राजकीय लोग भी इसमें, मंत्रालय के कुछ लोग इसमें इससे जुड़ा हुआ है। ये सब लोग का पूरा रैकेट है, ये अकेला नहीं चला रहा है। सही सुना आपने, बड़ी आसानी से इन्हें यह मौत का सामान दे दिया गया। यही नहीं, इन्हें तो सर्टिफिकेट दिया गया वो भी बिल्कुल नकली है, यानी इसका कारोबार करने वालों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के नकली दस्तखत वाला सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे कानून का उसे कोई खौफ नहीं और ना ही उसे सलाखों के पीछे जाने का कोई डर। अभी भी उसको अंदर डर नहीं है, वो ऑफिस में बैठा है, अभी भी वो ट्रांजैक्शन उसका चालू है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है और मतलब लॉ एंड ऑर्डर रहा ही नहीं मुंबई सिटी के अंदर। और ये जो हो रहा है बाद में इसमें फिर बोलते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है मुझे पता लग जाता है, मुंबई पुलिस को इसका पता ही नहीं लग रहा है। इन लोगों की माने तो इस शख्स ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को पिस्टल के फर्जी लाइसेंस दिए हैं, जिसमें कई अपराधी और अंडरवर्ल्ड के लोग भी शामिल हैं। बहरहाल राजू सिद्धाम शिंदे नाम के इस सौदागर ने एक NGO भी खोल रखी थी और उसी की आड़ में यह अपना काला कारोबार चला रहा था। राजीव सिंह, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। बड़ा सवाल, क्या मुंबई पुलिस में ही छुपा हुआ है दाऊद का मुखबिर? IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा जो बताएगा आपको आखिर क्यों बार बार दागदार होती है मुंबई पुलिस, जो बताएगा कि वर्दी में छुपकर कैसे कुछ अधिकारी अंडरवर्ल्ड की मदद करते रहे।
यह खुलासा है छोटा राजन पर 15 सितंबर 2000 में हुए जानलेवा हमले का। कैसे दाऊद को मिला छोटा राजन का पता, कैसे मुंबई पुलिस जुड़ी है इस हमले से, देखिए IBN 7 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। 9 साल पहले डी कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन तकरीबन खत्म हो गया था। दाऊद के गुर्गों की गोलियों ने बैंकॉक के एक घर में उसे अधमरा कर दिया था। इस घटना के 9 साल बाद IBN 7 करने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा, वो खुलासा जो मुंबई पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिया। 9 साल से इस राज पर पर्दा पड़ा है, लेकिन अब ये आएगा आपके सामने। आज हम बताएंगे कि आखिर कैसे दाऊद के जाल में फंसा छोटा राजन, आखिर कहां से मिला दाऊद को छोटा राजन का पता, और मुंबई पुलिस पर हर बार क्यों लगता है दाग। शुरुआत सबसे पहले उस सवाल से कि आखिर कहां से मिला दाऊद इब्राहिम को बैंकॉक के एक घर में बैठे माफिया सरगना छोटा राजन का पता, किसने की राजन की मुखबिरी। शायद इस सवाल का जवाब आपको अंधेरे में छुपे इस चेहरे से मिले। हम मिलवाते हैं मुंबई में एक संस्था चला रहे इस सामाजिक कार्यकर्ता से। हम आपको इनका नाम नहीं बता सकते और न ही इनका चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी जान को अब भी छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम दोनों के गैंग से खतरा है। असल में इन्होंने आदिवासियों की एक जमीन पर छोटा राजन के गैंग के कब्जे के खिलाफ आवाज उठाया था। आने वाले कुछ दिनों में उनकी जमीन के मामले में हाई कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। बस इसी जमीन के लिए एक दिन इस सामाजिक कार्यकर्ता के पास आया था एक फोन। ये फोन था छोटा राजन के दाहिने हाथ OP सिंह का। IBN 7 के पास बातचीत का वो एक्सक्लूसिव टेप मौजूद है, गौर से सुनिएगा ये बातचीत। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? विनोद भाई। हाँ 00 हाँ 852 98 124 579। ये किधर का नंबर है? हांगकांग का नंबर है। हाँ, ये नंबर पे जरा फोन करना। काय के लिए? आप करना काय के लिए? क्या है तो राजन साहब मिलेंगे, उनसे बात करना जरा। इस फोन कॉल का छोटा राजन पर दाऊद के हमले से क्या रिश्ता है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फोन कॉल का एक एक शब्द सुनना जरूरी है। अभी तक सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हांगकांग से फोन क्यों आया और क्यों उसे राजन से बात करने के लिए कहा जा रहा है। उसके मन में सवाल आया, आखिर कौन है ये राजन? यही सवाल उन्होंने फोन करने वाले से किया। कौन राजन साहब? छोटा राजन मिलेंगे? बात करना जरा फोन। काय के लिए? फोन करो। काय के लिए क्या है? हाँ फोन करना नहीं, लेकिन अभी मेरे को तो इधर से STD फैसिलिटी नहीं है ना मेरे घर से। तो जाके रूम बाहर से लगाओ ना। तो आप बात कराओ ना फोन पे। मैं क्या बात करूं, तुम पहले फोन लगाओ उधर। हाँ फोन लगाओ उधर। पर्टिकुलर टाइम पे एक दिन 2000 में मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आया मेरे घर पे फ़ोन। तो पहला जब फ़ोन उठाया था उसने अपना नाम विनोद करके बताया और शॉर्ट पीरियड के लिए 2-3 मिनट के लिए बात किया। इतना कहकर छोटा राजन के गुर्गे विनोद यानी OP सिंह ने फोन काट दिया, लेकिन ये सख्त हिदायत भी दी कि छोटा राजन से बात कर ली जाए। उसने सामाजिक कार्यकर्ता को एक नंबर भी दिया। हम बताएंगे कि कैसे इस नंबर ने छोटा राजन को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। हम ये भी बताएंगे कि मुंबई पुलिस और इस नंबर के बीच क्या रिश्ता है। देखते रहिए ये सनसनीखेज खुलासा। सवाल ये भी है कि राजन का कोई आदमी उसका मोबाइल नंबर किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। इसका जवाब छुपा है हेमंत पुजारी के उस फोन कॉल में, जो हेमंत ने OP सिंह के फोन कॉल के 1 ही मिनट बाद सामाजिक कार्यकर्ता को किया था। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। तो जाहिर है तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं, और क्या मुंबई पुलिस दाऊद के लिए मुखबिरी कर रही थी? यह भी एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि निशात शम्सी हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। निशात, क्या आप, अभी हम कहानी तो पूरी अपने दर्शकों के सामने खोलेंगे ही, लेकिन इस फोन नंबर का आखिर राज क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? निशात शम्सी लगता है हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम और दाऊद की मुखबिर पुलिस, क्या है ये गठजोड़? इसका खुलासा आज IBN 7 करने जा रहा है। साल 2000 में छोटा राजन पर हुआ था यह हमला, और आज इसके ठीक 9 साल बाद आपको इस हमले से जुड़ी बहुत सारी असलियत पता चलने वाली है। निशात शम्सी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। निशात, एक नंबर का जिक्र हुआ है, इस नंबर का राज क्या है?
दीपक देखिए, समीर लगातार जो ये सोशल एक्टिविस्ट है उनको लगातार ये जो गुर्गे हैं छोटा राजन के, वो बार बार उनको फोन कर रहे थे, बार उन्हें इस बात की हिदायत दी जा रही थी कि वो इस नंबर पर छोटा राजन यानी नाना को लेकर बात की जा रही थी कि उनसे आप बात कीजिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद लगातार ये शख्स जो है वो परेशान था। हालांकि उसने इस नंबर के बारे में जानकारी खुद मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों को भी दी कि लगातार इस तरह से उन्हें फोन कॉल आ रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है। उसके बाद एक मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ उसके ठीक कुछ दिन बाद छोटा राजन पर एक अटैक किया जाता है, जिसमें राजन बार बार बच गया। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस के कई अधिकारी, आईबी और दूसरी एजेंसियां उस शख्स से बार बार आकर पूछताछ करती है कि आखिर इस नंबर के बारे में उसने सिर्फ मुंबई पुलिस को जानकारी दी थी या फिर दूसरे लोगों को भी जानकारी दी थी। लेकिन उसने साफ तौर से बात साफ कर दिया था कि ये मामला उसने सिर्फ मुंबई पुलिस को दी थी। लेकिन जो एजेंसी थी उनका सवाल यही था कि आखिर ये नंबर शकील तक कैसे पहुंचा, ये बार बार सवाल उससे पूछा जा रहा था। चलिए, तमाम राज है निशात, और इन राज को हम परत दर परत आज IBN 7 के दर्शकों के सामने खोलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7 का सनसनीखेज खुलासा, वो खुलासा जो मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देगा, वो राज जिसे मुंबई पुलिस सालों से फाइलों में दबा कर रखना चाहती है। आपने देखा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को छोटा राजन के गुर्गे ने एक नंबर दिया, छोटा राजन का नंबर, बस इसी नंबर से रची गई उसकी हत्या की साजिश। कैसे इस नंबर से मुंबई पुलिस भी आ गई घेरे में, यह खुलासा देखने जा रहे हैं आप। 7 सितंबर 2000 को मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता को एक और फोन आया। ये फोन किया था छोटा राजन के शार्प शूटर हेमंत पुजारी ने। IBN 7 के हाथ लगे इस फोन कॉल को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी में छिपा है छोटा राजन पर हमले का राज। हेलो हेलो, ये नंबर लिख लो जरा, एक मिनट। हेलो, हाँ, 00852 00852 हाँ 981 24 134। What is this number? 134 हाँ 00852 981 24 134। This is number? हाँ ये हेलो हेलो, हाँ ये हांगकांग का नंबर है। हाँ ये नाना भाई का नंबर है। नाना भाई का नंबर है? हाँ नाना भाई का नंबर है। हाँ जानते हो ना नाना भाई को? नहीं जानता हूँ। छोटा राजन का नंबर है। छोटा राजन का? हाँ हाँ। और यहाँ पे तुमको नाना भाई मिलेंगे, नहीं तो ओपी भाई मिलेंगे। ओपी सिंह या हाँ। ये नंबर पे आप बात कर लो। हाँ आपका एरिया में कुछ आप बहुत मचमच कर रहा सुना। मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। हेमंत पुजारी? हाँ। मुझे एक नंबर दिया, बोला छोटा राजन से बात करो। पहला मुझे बोला आप नाना भाई को जानते हैं क्या? मैं बोला मैं नहीं जानता हूँ नाना भाई को। बोला छोटा राजन। मैं बोला कौन नाना भाई? तो बोला छोटा राजन, उनको आप फोन करो। और ये नंबर मुझे नंबर दिया और बोला ये नंबर पे उनसे बात करो, वो आपको बोलेंगे कौन है, कौन आदमी हमारा है, कौन नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता को अब तक समझ नहीं आया था कि मामला आखिर है क्या। हेमंत पुजारी का नाम सुनने के बाद वो थोड़ा सक पकाए, मगर ये अभी तक समझ नहीं आया कि उन्हें धमकी भरे फोन आने के पीछे असल वजह क्या है। फोन पर एक बार फिर हेमंत पुजारी की आवाज गूंजी। इस बार लहजा पहले से सख्त हो गया। आपके एरिया में आप अपने लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या क्या मतलब? उधर हमारे लोगों को आप बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या मेरी बात सुनो, आप दादागिरी करते हो, जो भी है सोशल वर्कर जो भी रहेंगे ना, मगर अपने लोगों के तक नहीं आना तुम भाई। अच्छा ठीक है। अपने लोगों तक आएंगे तो फिर आप बोलना नहीं, फिर हम नेता लोग को भी बख्शते नहीं, समझे ना? हाँ मालूम। आप अच्छी तरह से जान लो, मगर हमारे लोगों को तकलीफ नहीं जाने देना, हम फिर तुम्हारे बीच में आ जाएंगे फिर। अच्छा समझे कि नहीं आप? आप और संजय आयरे का हमको 2 नाम मिला है। एक बात ध्यान रख लेना, आप हमारे लोगों तक नहीं आना आप जरा। लेकिन आपका कौन सा है एरिया यार? इतना सुनने के बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि राजन के गुर्गों को किसी का खौफ नहीं। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई में छोटा राजन के रियल एस्टेट के गैर कानूनी धंधे से जुड़ा है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए झोंक रखे हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है उसे वो ठीक वैसे ही धमकाते हैं जैसा कि इस शख्स के साथ किया। जाहिर है इस सामाजिक कार्यकर्ता के पास सिर्फ पुलिस के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कोई लैंड के बारे में बात कर रहा था, जिसमें कुछ उनके कुछ सपोर्टर्स जो लोकल लेवल पे है, उनका कोई लैंड का स्कैम के अंदर मैं अननेसेसरी इंक्वायरी डाल रहा हूँ और मेरा ये जांच की वजह से उनको तकलीफ हो रहा है। मुंबई रियल एस्टेट में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होने का खुलासा कई बार हो चुका है। धंधा है पर गंदा है, लेकिन इस गंदे धंधे में कमाई इतनी ज्यादा है कि अंडरवर्ल्ड अपनी 1/3 कमाई तक इसमें झोंक देती है और ये हकीकत सभी जानते हैं। लेकिन इनकी पहुंच इतनी दूर तक है कि कोई इन इमारतों को हाथ लगाना तो दूर, इसका एक पिलर तक हिला नहीं सकता।
और इसकी एक वजह कानून के रखवालों की ही अंडरवर्ल्ड के खिलाफ हमदर्दी भी है। हमने एक सवाल उठाया था, आखिर कैसे पता चला दाऊद इब्राहिम को कि माफिया डॉन छोटा राजन कहां छुपा है। अब हम ये खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि छोटा राजन की तरफ से इन्हें एक ही दिन 2 फोन आए। पहला फोन नंबर था 008529812459 और दूसरा नंबर 008529812434। सामाजिक कार्यकर्ता ये दोनों नंबर लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने ये नंबर डीसीपी साहब को पकड़ा दिया। नंबर डीसीपी ऑफिस में जमा हो गया। बस यही 2 नंबर राजन पर हमले की वजह बन गए। आप इस बात पर गौर फरमाएं, ये दोनों नंबर अब सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस के पास था। लेकिन देखते रहिए, खेल शुरू हो गया और देखते ही देखते इस नंबर ने दुबई और पाकिस्तान की सैर कर ली। इस नंबर के बल पर डी कंपनी ने राजन को खोज लिया। कैसे, देखते रहिए। IBN 7 का सनसनीखेज खुलासा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस एक नंबर से डी कंपनी ने छोटा राजन को कैसे खोज लिया। महज एक नंबर से कैसे वो पहुंच गई छोटा राजन तक। हम यही तो आपको बताने जा रहे हैं। हम यह भी आपको बताएंगे कि यह नंबर दाऊद इब्राहिम के पास कैसे पहुंच गया, कैसे इस नंबर के चक्कर में मुंबई पुलिस की वर्दी दागदार हो गई। देखिए, छोटा राजन पर हुए हमले की साजिश का पर्दाफाश कर रहा है IBN 7। छोटा राजन के 2 नंबर 008529812459 और 008529812434। ये दोनों नंबर पहुंच चुके थे दाऊद इब्राहिम के पास। दाऊद ने अपने खासम खास छोटा शकील को इन नंबरों के जरिए छोटा राजन को खोजने का काम दिया। छोटा शकील ने इन नंबरों को खोजने का काम दिया शरद शेट्टी को। डी गैंग के बेहद खास कहे जाने वाले शरद शेट्टी का नेटवर्क ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त था। यही वजह थी कि खुद दाऊद इब्राहिम ने उसे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके राजन के फोन लोकेशन को ट्रेस करने की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर राजन बैंकॉक के किस गली और किस घर में शरण लिए हुए है। छोटा राजन को तलाश लिया गया। ये नंबर हांगकांग के थे, लेकिन रोमिंग पर थे और राजन उस वक्त अपने खास साथी के साथ बैंकॉक में रह रहा था। दाऊद के गुर्गों ने एक इमारत में घुसकर राजन को गोली मारने की कोशिश की। राजन का एक साथी मारा गया, लेकिन राजन भागने में कामयाब हो गया। खुफिया एजेंसियों और मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। आखिर राजन पर दाऊद हमला करवाने में कैसे कामयाब हुआ? खुफिया एजेंसियों ने जांच की और पता लगा कि सारा खेल 2 नंबरों का है। वही 2 नंबर जो सामाजिक कार्यकर्ता को राजन के गुर्गे OP सिंह और हेमंत पुजारी ने दिए थे। सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस वक्त ये सामाजिक कार्यकर्ता खुद हैरान थे। इनके दावे के मुताबिक देश की कोई ऐसी खुफिया एजेंसी नहीं थी जिसने इनसे सवाल जवाब न किया हो। खुफिया एजेंसियां इनसे पूछती थी, बताओ आखिर ये नंबर छोटा शकील तक कैसे पहुंचे? बताओ दाऊद गैंग से तुम्हारा क्या संबंध है? ऐसा बात हुआ है कि मुझे धमकी दिया था, तो उस टाइम में मैंने जो नंबर पुलिस को इन्फॉर्मेशन में दिया FIR के द्वारा, और मेरे लेटर में भी मैंने जो कंसर्न हायर ऑफिशियल्स को जो मैंने कंप्लेंट डाला था उसमें मैंने लिखा था कि मेरे को ये नंबर पे फ़ोन करने के लिए बोला है, और FIR के अंदर भी इसका पूरा जिक्र है। तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेरा एजेंसी, पुलिस एजेंसी को मेरा गया है, उसके हिसाब से वो लीक हुआ होगा। सवाल वहीं कायम था कि आखिर कैसे पहुंचे वो नंबर दाऊद के पास जो इस सामाजिक कार्यकर्ता ने मुंबई पुलिस के एक DGP को दिए थे। जवाब भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। मुंबई पुलिस के इस DCP के ऑफिस के एक बड़े अफसर ने इन नंबरों को दाऊद इब्राहिम को दे दिया। साफ था मुंबई पुलिस में एक ऐसा भेदिया था जो दाऊद का आदमी था। ये राज आज भी राज है। आज भी वो पुलिस अफसर वर्दी के नकाब के पीछे छुपा है। ये वो राज है जिसका खुलासा मुंबई पुलिस भी नहीं करना चाहती। क्या कभी वो अफसर अपनी करनी की सजा भुगतेगा? क्या अभी भी मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड में गहरी सांठगांठ है? इस सवाल का जवाब हमने कई अफसरों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। भले इस हमले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बाल बाल बच गया हो, लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है। मुंबई पुलिस का वो कौन अधिकारी था जिसने राजन की जानकारी डी गैंग तक पहुंचाई? खाकी और अंडरवर्ल्ड को लेकर यह महज एक आरोप नहीं है, क्योंकि खुद मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने कई अफसरों को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से थे। निशाद शम्सी, मुंबई, IBN 7। और इस सुलगते हुए सवाल के साथ ही हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबर। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? विनोद भाई जी। हाँ 00 हाँ 852 98 124 579। ये किधर का नंबर है? हांगकांग का नंबर है। हाँ
ये नंबर पे जरा फोन करना। काय के लिए? आप करना काय के लिए गए तो राजन साहब मिलेंगे, उनसे बात करना जरा। कौन राजन साहब? छोटा राजन। छोटा राजन मिलेंगे? बात करना जरा फोन। काय के लिए? फोन करो। काय के लिए क्या है? हाँ फोन करना भाई, लेकिन अभी मेरे को तो इधर से एसटीडी फैसिलिटी नहीं है ना मेरे घर से। तो जाके रूम बाहर से लगाओ ना। तो आप बात कराओ ना फोन पे। मैं क्या बात करूँ, तुम पहले फोन लगाओ उधर। हाँ फोन लगाओ उधर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं विनोद भाई बोल रहा हूँ। बोल तो रहा हूँ। हेलो 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 मोहन कृष्णन। हाँ मोहन कृष्णन, ये नंबर लिख लो जरा आप। एक मिनट। हेलो हेलो मोहन। हाँ 00852 00852 हाँ 981 24 134। What is the number? 134। हाँ 00852 981 24 134। This is the number? हाँ ये हेलो हेलो हाँ ये हांगकांग का नंबर है। हाँ ये नाना भाई का नंबर है। नाना भाई का नंबर? हाँ नाना भाई का नंबर है। हाँ जानते हो ना नाना भाई को? नहीं जानता हूँ। छोटा राजन का नंबर है। छोटा राजन का? हाँ और यहाँ पे तुमको नाना भाई मिलेंगे, नहीं तो ओपी भाई मिलेंगे। ओपी? ओपी सिंह। ओपी सिंह। ओपी सिंह या हाँ ये नंबर पे आप बात कर लो। हाँ आपका एरिया में कुछ आप बहुत मचमच कर रहा सुना। मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। हेमंत पुजारी? हाँ आपके एरिया में आप अपने लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या क्या तकलीफ दे रहे हैं? मतलब उधर हमारे लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। नहीं क्या मेरी बात सुनो, आप दादागिरी करते हो जो भी है, सोशल वर्कर जो भी रहेंगे ना, मगर अपने लोगों के तक नहीं आना तुम भाई। अच्छा ठीक है। अपने लोगों तक आएंगे तो फिर आप बोलना नहीं, फिर हम नेता लोग को भी बख्शते नहीं, समझे ना आप? हाँ मालूम। आप अच्छी तरह से जान लो, मगर हमारे लोगों को तकलीफ नहीं जाने देना, हम फिर तुम्हारे बीच में आ जाएंगे फिर। अच्छा समझे कि नहीं आप? हाँ हाँ आप और संजय आयरे का हमको 2 नाम मिला है। संजय आयरे? संजय आयरे और मोहन कृष्णन, आप ही का नाम है ना? हाँ मेरा नाम मोहन कृष्णन। हाँ तो एक बात ध्यान रख लेना, आप हमारे लोगों तक नहीं आना आप जरा। लेकिन आपका कौन सा है एरिया यार? मेरे कौन सा साइड का बारे बात कर रहे हैं आप? अपना कांदिवली का? कांदिवली का साइड का? देखो मेरी बात सुनो। हाँ जो भी है हमारे लोग जिधर है उधर तुम नहीं आना। लेकिन हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपका कौन है? हाँ क्या तुमको क्या बोले करके? नहीं आपको काम करो। हाँ आज आपको मेरा फोन आया। हाँ इसके बाद भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारा आदमी कौन है, क्या है क्या नहीं करके। हाँ एक काम करो, नाना भाई को फोन करके बात कर लो आप इधर। नाना भाई ने ये नंबर दिया आपको बात करने के लिए बोले। हाँ तो आप ये फोन पे बात करके बात कर लो आप। अच्छा मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया तो ना, धानुकर वाड़ी में रत्नाकर शेट्टी था, मालूम है आपको? हाँ रत्नाकर शेट्टी बच गया था जो मेरे हाथ से। हाँ मैं बच गया था जो। हाँ वो भी हमारे हाथ से बच गया था, मेरे हाथ से बच गया था। अच्छा और वो भी नहीं जानते रहेंगे ना, वो सदा सुधा था, मालूम है? जोगेश्वरी था। हाँ मालूम है, सदा सुधा गार्डन में दिया था। हाँ मालूम है मालूम है। वो टपक गया था मगर वो। हाँ उसमें तो रोहित ने किया था ना? रोहित ने? हाँ हेमंत पुजारी ने किया था। अच्छा हेमंत पुजारी ने। जाओ उसको पूछो, उसमें बचा है ना एक सुधा। हाँ सुधा बचा है ना? हाँ मालूम है। तो उसको पूछो उसमें चश्मा वाला कौन था करके। अच्छा ठीक है, उसको मालूम है चश्मा वाला था करके, बहुत जगह पूछ रहा था वो। हाँ हाँ और वो भी नहीं समझ में आया ना आपको? तो बांद्रा में मस्जिद खान गया था, मालूम है आपको? हाँ उधर जाके पूछ लो कि हेमंत पुजारी कौन है, वो बताएंगे, उन लोगों के घर वाले बताएंगे आपको। और वो भी नहीं समझ में आया ना आपको? बेलीव्यू हॉस्पिटल में सलीम कुर्ला को ठोक दिया था हम लोग ने। अच्छा 3 जन को ठोक दिए थे। हाँ मालूम। उसके घर वाले से पूछो हेमंत पुजारी कौन है, वो बताएंगे उन लोग आपको। अच्छा ठीक है भैया। अगर भैया आप क्या करो, देखो हमारे लोगों को आप तकलीफ मत देने जाना। आप सोशल वर्कर जो भी है, मंत्री संतरी जो भी रहेंगे आप, समझे कि नहीं? हाँ मगर आप हमारे लोगों को तकलीफ में मत आने देना। ठीक है भैया, तुमको भी तकलीफ पहुंचाएगी, फिर बोलना नहीं हमको, फिर हमने बोले नहीं करके आपको। चलेगा ठीक है। ओके नाना भाई का नंबर है, नाना भाई के नंबर पे फोन करके बात कर लो। ठीक है। आपको हमारा आदमी कौन है क्या है करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है आप हमारी बातों में समझा। वो कौन है? संजय आयरे भी तुम्हारे साथ है ना? नहीं 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 वो कांग्रेस वाला है। वो कांग्रेस वाला है कोई। तुम कौन सी पार्टी वाले हो? मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा एक संस्था चलता है। संस्था चलता है? हाँ भाई उधर ही तक रहो तुम, हमारे लोगों तक नहीं आना, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा फिर तकलीफ हो जाएगी तुम। ठीक है। नहीं बड़े बड़े मंत्री लोग हमारे पास आते, समझे कि नहीं? तुम अभी इतने बड़े नहीं भोगले लगते। नहीं 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 मगर हमारे लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे तो फिर बहुत तकलीफ में आ जाओगे भाई। ठीक है। तो अखिल भारतीय सेना वाले ने बनाया था, मालूम है ना? मालूम है। दाभोलकर क्या हालत हो गई थी मालूम है ना उसकी? भैया नहीं करना, हमारे लोगों के साथ नहीं आना। आप समझदार है आप? नहीं हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपका वो साइट है करके? हमको मालूम ही नहीं ना। मेरी बात सुनो। हाँ हम तो सुनो ना, एक बार बोल दिया बात खत्म हो गई। सुनो ना, आपको नहीं समझ में आई तो हम हमारी तरफ से समझाएंगे। आप नाना भाई की बात कर लो पहले आप, उधर से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन है क्या है क्या नहीं करके। अच्छा समझ में आए? ओके मगर आप नहीं करना हमारे लोगों को तकलीफ नहीं देना भाई। आप तुमको तकलीफ आएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को तकलीफ आएगी, फिर बोलना नहीं भाई हमने बोले नहीं करके आपको।
करीब 9 साल पहले मलाड के जिस समाजसेवी मोहन कृष्णन ने हेमंत पुजारी पर फोन से धमकी देने का आरोप लगाया था, उन मोहन कृष्णन के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए हेमंत पुजारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मोहन को हेमंत ने इसलिए धमकी दी थी क्योंकि मोहन मलाड में चल रहे एक कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे थे। मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। हेमंत पुजारी? हाँ। आपके एरिया में आप अपने लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या क्या तकलीफ दे रहे हैं? मतलब उधर हमारे लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या मेरी बात सुनो, आप दादागिरी करते हो, जो भी है सोशल वर्कर जो भी रहेंगे ना, मगर अपने लोगों के तक नहीं आना तुम भाई। अच्छा ठीक है। अपने लोगों तक आएंगे तो फिर आप बोलना नहीं, फिर हम नेता लोग को भी बख्शते नहीं, समझे ना? हाँ मालूम। आप अच्छी तरह से जान लो, मगर हमारे लोगों को तकलीफ नहीं जाने देना, हम फिर तुम्हारे बीच में आ जाएंगे फिर। तो सुना आपने, ये आवाज है गैंगस्टर हेमंत पुजारी की। हेमंत पुजारी फोन पर बालाट के एक समाजसेवी मोहन कृष्णन को धमका रहा है। एक बार फिर सुनिए। हमारे लोग जिधर है उधर तुम नहीं आना। लेकिन हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपका कौन है? हाँ? क्या तुमको क्या बोले करके? नहीं आपको काम करो। हाँ। आज आपको मेरा फोन आया। हाँ। इसके बाद भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारा आदमी कौन है, क्या है, क्या नहीं करके। हाँ। तो एक काम करो, नाना भाई को फोन करके बात कर लो आप इधर। नाना भाई ने ये नंबर दिया आपको बात करने के लिए बोले। हाँ। तो आप ये फोन पे बात करके बात कर लो। गैंगस्टर हेमंत पुजारी चाहता था कि मोहन कृष्णन नाना भाई के गुर्गों के खिलाफ काम करना बंद कर दें। छोटा राजन के गुर्गे अंडरवर्ल्ड में उन्हें नाना भाई के नाम से बुलाते हैं। असल में हेमंत पुजारी का साथी लाल खान, जो कि बालाट में लाखों रुपयों की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा था, जिसके चलते लाल खान के खिलाफ कृष्णन ने डिंडोशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया। और अब हेमंत पुजारी इस धमकी के जरिए खान के खिलाफ मामला वापस करने के लिए कृष्णन पर दबाव डाल रहा था। तुमको तकलीफ आएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को तकलीफ आएगी, फिर बोलना नहीं भाई हमने बोले नहीं करके आपको। ठीक है ठीक। ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कम से कम 50 रूम बना था, जो कल्टीवेशन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टोटली इलीगल तरीके से वो कंस्ट्रक्शन हुआ था और आदिवासी लैंड पे था। इसका मैंने जब लिखित जांच डाला था म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, वो लिखित जांच का कॉपी ये एक्यूज लोगों के पास पहुंच गया। उसमें एक लाल खान, एक राकेश मिश्रा, ये लोग ने ये मेरे घर पे आए और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिला उन लोग को, तो चले गया। बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया, जो मैंने कॉन्वर्सेशन पूरा रिकॉर्ड किया। दरअसल ये सारा मामला 9 साल पुराना है। हेमंत पुजारी ने मोहन कृष्णन को सितंबर 2000 में फोन के जरिए धमकी दी थी। इस धमकी के खिलाफ मोहन ने तब डिंडोशी पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और जांच करने की बात कहकर चुप्पी साध ली। लेकिन अब 9 साल बाद बढ़ते दबाव को देखते हुए गैंगस्टर पुजारी के खिलाफ इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अंदर अभी हेमंत पुजारी के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस निकाला है। लाल खान का वेयरअबाउट्स के बारे में कांदिवली का सीनियर पीआई को उन लोगों ने एक लिखित कंप्लेंट डाला है। डिंडोशी पुलिस स्टेशन का एसीपी ने आदेश दिया है सीनियर पीआई डिंडोशी पुलिस स्टेशन को कि इसके अंदर ये सब करो, इसमें एक अच्छे अधिकारी के द्वारा इसका पूरा जांच फिर से करो, ऐसा करके एसीपी गुंजकर साहब ने ये राइटिंग में ऑर्डर दिया है। अब हेमंत पुजारी के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही डिंडोशी पुलिस के सीपीआई को लाल खान से पूछताछ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लिहाजा मोहन इतने सालों बाद ही सही राहत की सांस ले रहे हैं। इन्हें अब न्याय मिलने की आस जग गई है। राजू परुलेकर के साथ क्राइम डेस्क TV9। क्राइम डेस्क की खबरों में विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास अपराध जगत से जुड़ी कोई भी खबर हो तो आप हमें 56006669 पर SMS करें या फिर 28272728 पर फोन करें। हम आपकी हर खबर को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें TV9। और बुलेटिन में बात करेंगे वर्दी में गुंडागर्दी की। मुंबई के 2 बड़े पुलिस अफसरों पर सैकड़ों बेगुनाह लोगों को फर्जी केस में फंसाने के संगीन आरोप लगे हैं। यही नहीं, मुंबई जोन 12 के इन दोनों अफसरों पर यह भी आरोप है कि घूस न देने पर कई लोगों को मामूली जुर्म में इन्होंने जिला बदर यानी कि तड़ी पार तक कर दिया। और जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी परेशान किया गया। पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसके बाद दोनों अफसरों के खिलाफ जांच की सिफारिश भी की गई।
मुंबई जोन 12 के डीसीपी अजीत पाटिल मुश्किल में फंस गए हैं। इन पर अपने अधिकारों के नाजायज इस्तेमाल का आरोप है। वर्दी की धौंस में मनमानी और लोगों को फर्जी केस में फंसाने में इन्हें महारत हासिल है। आरोप है कि डीसीपी अजीत पाटिल ने अपने मातहत काम करने वाले एसीपी रमेश गायकवाड़ के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को फर्जी केसों में फंसाया। इन दोनों आरोपी अफसरों के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जिन्होंने इन्हें या तो घूस देने से इनकार किया या फिर इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कृष्णन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांग ली थी कि इन दोनों अफसरों ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जिन लोगों पर कार्रवाई की है उन पर कितने मुकदमे दर्ज थे। बस फिर क्या था, दोनों अफसरों ने इन्हें कई दिनों तक न सिर्फ परेशान किया बल्कि झूठे केस में फंसाकर तड़ीपार भी करना चाहा। ये पूरा एविडेंस के साथ में मैंने जो ऊपर अधिकारी को मैंने ये लेटर लिखा था, इसकी वजह से मन में द्वेष रख के एसीपी समता नगर डिवीजन और जोन 12 के जो डीसीपी हैं, इन लोग ने संगमत होके इन्होंने हमारे पर एक प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स के अंदर मुझे हैरेसमेंट करने की कोशिश की। परेशान मोहन कृष्णन ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसने शुरुआती जांच में सभी आरोपों को सही पाया। लिहाजा एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच की सिफारिश कर दी है। वैसे एंटी करप्शन ब्यूरो को पहले भी इन अफसरों के खिलाफ कई बार शिकायत मिल चुकी है। कई पूर्व पुलिस अफसर भी इन दोनों के खिलाफ गवाही भी दर्ज करा चुके हैं। मोहन कृष्णन के खिलाफ जो एविडेंस होना चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन देने के लिए 56 के अंदर जो कार्रवाई करना है, तो उसके लिए 56 का कार्रवाई के लिए जो एविडेंस उनके पास है वो एविडेंस उनके पास है नहीं है। डीसीपी अजीत पाटिल और एसीपी रमेश गायकवाड़ पर लगे आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इन दोनों के कार्यकाल में 662 लोगों को कार्रवाई का नोटिस भेजा गया, जबकि महज शिकायत के आधार पर 43 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। यही नहीं, एक मामूली रिपोर्ट के आधार पर 167 लोगों को तड़ीपार यानी जिला बदर की तैयारी कर दी गई। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था 391 ऐसे लोगों का जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे तड़ीपार करने के कागज पर दस्तखत करा लिए गए। कानून के जानकारों की माने तो ऐसी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है जिन्हें समाज के लिए खतरनाक माना जाता है और जिनके खिलाफ कम से कम 3 केस दर्ज होते हैं। अपने अफसरों पर लगे संगीन आरोपों ने मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं, लेकिन कोई भी कानून की आड़ में हफ्ता वसूली का धंधा चलाने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता। मुंबई पुलिस के अफसर जानते हैं कि जब तक उनके शरीर पर खाकी और हाथ में कानून का डंडा है, वो जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। अब उनकी यही मनमानी उनके गले की हड्डी बन गई है और मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो चाहता है कि खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर इन अफसरों के खिलाफ जांच करें कि आखिर क्यों इन अफसरों ने कानून को अपना धंधा बना लिया है और उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विक्रम सावंत के साथ निशाद शमसी, मुंबई, IBN 7। दोनों आरोपी अफसरों की मनमानी के चलते मामूली घरेलू झगड़े तक लोगों के लिए मुसीबत बन गए। किसी को जोर से टीवी चलाने की सजा मिली तो किसी को बच्चों की लड़ाई का खामियाजा तक भुगतना पड़ा। वहीं घूस न देने पर लोगों को मामूली जुर्म में जिला बदर तक कर दिया गया। मुंबई के रहने वाली चंदाबाई चौहान के लिए पुलिस की वर्दी मुसीबत बन गई। दरअसल टीवी जोर से चलाने पर उनका पड़ोसी से झगड़ा हो गया। बात थाने तक जा पहुंची। पुलिस वालों ने सुलह कराने के लिए घूस मांगी। चंदाबाई ने इनकार कर दिया। पुलिस वालों को घूस का ये इनकार इतना नागवार गुजरा कि वो उनके दुश्मन बन बैठे। फिर क्या था, बेचारी चंदाबाई आए दिन थाने कचहरी के चक्कर लगाने लगी। चंदाबाई का आरोप है कि उनके साथ ये नाइंसाफी डीसीपी अजित पाटिल के इशारे पर हुई। ये साहब ने क्या बोला, 10,000 बॉन्ड भरो बोला। हमको खाने का ठिकाने में 10,000 बॉन्ड नहीं भर सकता बोला। उतने में हमको 6 महीना है ना रखड़ा। नारायण चौगुले की दास्तान भी चंदाबाई की ही तरह है। रिश्वत देने में आनाकानी इनके लिए भी परेशानी का सबब बन गई। और साइन लिया और छोड़ दिया, जाओ बोला अभी आज के बाद आओ मत बोला। 6 महीना हमारा परिवार को सताया। आरोप है कि डीसीपी अजित पाटिल की शह पर मुंबई जोन 12 के पुलिस वालों ने लोगों पर जमकर कहर ढाया। किसी के खिलाफ थाने में कोई शिकायत आ भर जाए फिर उसकी खैर नहीं। पुलिस वाले पहले तो उसे सख्त कानून का हवाला देते और फिर रिहाई के एवज में पैसों की मांग करते। घर में छोटी मोटी तूतू मैं हो या बच्चों का झगड़ा,
लोगों का आरोप है कि डीसीपी अजित पाटिल और एसीपी रमेश गायकवाड़ ने बिना रिश्वत किसी को नहीं बख्शा। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। और जानकारी के लिए आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हमारे संवाददाता निशात शम्सी। निशात, यहाँ पर दो बातें बहुत अजीब लगती हैं। पहली ये कि बकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इनके खिलाफ कार्रवाई